देशभक्त सरकार और जाबाज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 15 अगस्त 2023 को सभी 11 आरोपियों को रिहा कर दिया, वो भी बिना कोर्ट को बताए। इसमें आम जनता के प्यारे भूपेंद्र भाई पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल रहे। सभी आरोपी रिहा होने के बाद जब गांव पहुंचे तो वहां उनका अनेक जिलों से आए एमएलए और अनेक मंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों की मालाएं पहनाई गई। कई मीडिया चैनल ने तो इनकी तुलना देशभक्तों से कर डाली, जिसमें खास तक की अहम भूमिका रही। इसमें भांड भास्कर जैसे अखबार भी शामिल रहे। सरकार बड़ी या संविधान, आज के केस को अगर देखा जाए तो इसमें सरकार बड़ी है। संविधान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिर बीजेपी सरकार ने यानी कि गुजरात सरकार ने गृह मंत्रियों के साथ मिलकर उन 11 आरोपियों को कैसे रिहा कर दिया, ये एक दिमाग को हिला देने वाला प्रश्न है। खैर, हो सकता है अंधभक्तों के लाड़ प्यार में भाजपा के नेता इतने मगन हो गए कि वो संविधान को ही भूल गए। इस केस को देखते हुए हमारी जाबाज मीडिया को पलटी मारनी ही थी। उन्होंने भी इस केस को दबाने के लिए भगवान श्री राम के प्रसारणों को तेजी से कवर करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को इस बात का पता ही ना चले। लिहाजा जो जानकारी हम आपको बताएंगे ये आपको बहुत कम जगह पर मिलेगी, शायद मिले ही ना। क्राइमपोर्ट जैसे छोटे चैनल अगर सच बताते हैं तो जाहिर है बहुत कम लोगों तक ये चीज पहुंच पाएगी। साल 2002 इसी दौरान देश में राम मंदिर को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा था। इसी दौरान 2002 में ही विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम मंदिर के निर्माण की घोषणा भी की थी। राम मंदिर की घोषणा होने के बाद देश के विभिन्न जिलों से कार सेवकों को बुलाया जाता है। कार सेवक उन्हें कहा जाता है जो तीर्थ में जाने वाले श्रद्धालु होते हैं। कार सेवकों को बुलाने की एक तारीख निश्चित की गई, वो तारीख थी 27 फरवरी 2002। इस आयोजन में कई हजार श्रद्धालु गुजरात से भी गए थे। 27 फरवरी 3 बजे के आसपास अयोध्या के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जब श्रद्धालु वापस अपने घर लौटने की तैयारी में थे तब सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को ट्रेन लेकर चल पड़ती है। जब ट्रेन गुजरात के गोधरा से निकलती है तभी किसी शख्स ने ट्रेन की चेन खींच दी। चेन खींचने के बाद ट्रेन के पहियों ने धीमा होना शुरू कर दिया। अगले 1 मिनट में ट्रेन रुक गई थी। तभी अचानक से ट्रेन की एक बोगी पर हमला होता है। शुरू में तो बोगी पर पत्थर बरसाए जाते हैं। देखते ही देखते दंगा करने वाले लोगों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। आग ट्रेन की 5-6 बोगियों तक पहुंच चुकी थी, जिससे ट्रेन धू धू कर जलने लग जाती है। ट्रेन में करीब 65 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इतने सारे लोगों को आग के हवाले कर देने की ये खबर गुजरात में फैल जाती है, जिसके चलते गुजरात के अनेक जिलों में दंगे भड़क जाते हैं। ट्रेन में हिंदू श्रद्धालुओं को जलाया गया था। इसी कारण ये दंगा हिंदू और मुसलमानों के बीच हो गया था। इन दंगों में करीब 2000 लोगों को मार दिया गया और 8000 के आसपास लोग घायल हुए, जिनमें 900 के आसपास लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं चला। दंगों के दौरान 21 साल की औरत बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ गुजरात के दाहोद जिले में रह रही थी। हिंसा की ये आग दाहोद जिले तक जा पहुंची थी। 6 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो अपने 4 साल की लड़की और अपने हस्बैंड के साथ वहां पर रह रही थी। जैसे ही बिल्किस बानो के घर में आग लगाई जाती है, बिल्किस बानो अपनी लड़की और पति के साथ वहां से भाग जाती है। शहर के और लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के साथ भागने में करीब 20 लोग और भी थे। जाहिर है ये लोग उसके आसपास के घरों से ही होंगे। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक आदिवासी एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां ये अपना हुलिया बदल कर रहते हैं और वहां के लोगों के घरों में पनाह ले लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन जैसे ही दिखने लग जाएं और दंगा करने वाले आपराधिक तत्व उन पर हमला ना करें। 2-3 दिन से ये लोग वहां पर रह रहे होते हैं। तभी 3 मार्च को 4 गाड़ियां उस इलाके में प्रवेश करती हैं। चारों गाड़ियों में 50 से ज्यादा लोग थे जो हथियारों के साथ वहां पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही ये लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिनमें कुछ लोग भाग जाते हैं, मगर बिल्किस बानो और उसकी लड़की और 8 लोग वही फंस जाते हैं। हथियारों से लैस 11 युवकों का समूह इनके पास पहुंचता है और बिल्किस बानो को छोड़कर सभी को मार देते हैं। इन 11 लोगों को बिल्किस बानो अच्छे से जानती पहचानती थी।
क्योंकि ये 11 लोग बिल्किस बानो के गांव के ही थे। ये लोग बिल्किस बानो के साथ रेप करते हैं, फिर उसे मारकर वहां से भाग जाते हैं। ये 11 लोग अपनी तरफ से बिल्किस बानो को मार देते हैं, पर बिल्किस बानो की सांसें अभी चल रही थी। इन लोगों के जाने के बाद बिल्किस बानो झाड़ियों में घुस जाती है। एक दिन और एक रात झाड़ियों में छुपे रहने के बाद बिल्किस बानो पास के एक गांव में जाती है और वहां से औरतों के कपड़े लेती है। तभी बिल्किस बानो को वहां एक होम गार्ड दिखाई देता है। बिल्किस बानो उसे अपनी सारी आपबीती बताती है। अगले दिन होम गार्ड बिल्किस बानो को एक लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है, जहां बिल्किस बानो पुलिस वालों को अपनी आपबीती बताती है। उन 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। शिकायत में बिल्किस बानो पुलिस को बताती है कि शैलेश भट्ट, जसवंत नाई, गोविंद नाई, विपिन चंदर, राधे श्याम सहदोशी, केसर मोहनिया, प्रदीप मोदिया, बाका भाई मोहनिया, राजू सोनी, रजनेश चंदाना और नितेश भट्ट, इन लोगों ने उसके परिवार के लोगों और उसकी 4 साल की बेटी की हत्या कर दी। फिर उसके साथ सबने बारी बारी रेप किया। पूरी कहानी बिल्किस बानो पुलिस को बता देती है। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सोम भाई, जिसे सोम सिंह भी कहते थे, उसने इसकी शिकायत एक कॉपी के पन्ने पर नोट तो कर ली, और उसने इस कंप्लेन को बाद में मॉडिफाई कर दिया, यानी कि बिल्किस बानो की शिकायत जो थी उसे बदल दिया गया। बिल्किस बानो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसकी दर्ज शिकायत को पुलिस वालों ने मॉडिफाई करके उसके ऊपर बिल्किस के अंगूठे दस्तक भी करवा लिए थे। और 3 घंटे थाने में बैठे रहने के बाद बिल्किस बानो को वहां से फर्जी शिकायत करने का हवाला देकर भगा दिया गया। थोड़ा बारीकी से समझे तो पुलिस के अधिकारियों ने बिल्किस बानो को कहा कि झूठी शिकायत दर्ज करवाने के केस में उसे जेल में डाल देंगे। ये बात सुनकर बिल्किस बानो रोने लगती है और उसे थाने से भगा दिया जाता है। इसी दौरान एक कैंप लगाया गया था लोगों को राहत देने के लिए। बिल्किस बानो भी उसी कैंप में चली जाती है। इस कैंप का नाम था इकबाल रिलीफ कैंप। इस कैंप को सुगराबेन और लतीफाबेन चला रही थी। उन्होंने ही पूरा खर्चा उठा रखा था। बिल्किस बानो इन दोनों को अपने साथ हुई रेप और क्रूरता की आपबीती बताती है। वहां मौजूद और लोगों को भी इस बात का पता चलता है। इसी दौरान सरकार ने दंगाओं को रोकने के लिए गुजरात में भारतीय सेना को उतार दिया था। भारतीय सेना ने दंगाओं पर तुरंत कंट्रोल कर लिया था। उसी दौरान कैंप को चला रही सुगराबेन और लतीफाबेन बिल्किस के साथ घटी घटनाओं को लोगों के सामने लाना चाहती हैं। वह दूसरी एनजीओ को भी इस मामले में जानकारी देती हैं। अब ये बात पूरे गुजरात में फैल गई थी। शांति से कई जगह पर प्रदर्शन किए जाते हैं कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिले। तभी पुलिस के दूसरे स्टेशन में बिल्किस बानो की शिकायत तो दर्ज की जाती है। बिल्किस बानो पुलिस को बताती है कि 11 लोगों ने उसकी लड़की और 7 और लोगों को मार दिया और बिल्किस बानो के साथ रेप किया। पुलिस बिल्किस बानो का मेडिकल करवाती है और केस को आगे बढ़ाती है। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आती है कि बिल्किस बानो का रेप नहीं हुआ, यानी कि बिल्किस बानो झूठ बोल रही है। उसके साथ रेप तो हुआ ही नहीं। सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट जिसमें ये साबित हुआ था कि बिल्किस बानो के साथ रेप नहीं हुआ है। सबूतों को देखते हुए बिल्किस बानो के केस को यही बंद कर दिया जाता है। अब बिल्किस बानो की सुनने वाला कोई नहीं था। तभी प्रदर्शन बढ़ते गए और जांच सीबीआई को सौंपी गई। पूरे मामले की तहकीकात सीबीआई ने पुलिस स्टेशन से शुरू की, जहां बिल्किस बानो ने पहली बार शिकायत दर्ज करवाई थी। सीबीआई पुलिस स्टेशन जाती है और सोमा भाई जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे उनसे इस मामले में दर्ज हुई शिकायत की कॉपी लेती है। जब सीबीआई दर्ज शिकायत को पढ़ती है तो वह भी हैरान होती है। शिकायत में सभी आरोपियों का जगह और नाम और समय बदल दिया गया था। सीबीआई तुरंत बिल्किस बानो के पास पहुंचती है। बिल्किस बानो सीबीआई को बताती है कि यह सब झूठ है और मैंने उन्हें ये नाम नहीं बताए थे। बिल्किस बानो बताती है कि पुलिस को जो उसने शिकायत दर्ज करवाई थी उसमें और इस शिकायत में दिन रात का फर्क है। सीबीआई अब बिल्किस बानो की स्टेटमेंट लेती है, जिसमें बिल्किस बानो 11 आरोपियों के नाम बताती है। दर्ज शिकायत के मुताबिक बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ और उसकी लड़की और 7 अन्य लोगों को मार दिया गया था। बिल्किस बानो का सीबीआई फिर से मेडिकल करवाती है और अब की बार रिपोर्ट आनी थी मुंबई से फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा होता है कि बिल्किस के साथ रेप हुआ है। इसके बाद कई पुलिस थानों और सरकारी अस्पतालों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पिछली जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। सीबीआई अपनी जांच में बताती है कि सोमा भाई जो स्टेशन के इंचार्ज थे
उन्होंने शिकायत को पूरा बदल दिया था और दूसरे थाने के अधिकारियों ने भी दर्ज शिकायत को बदल दिया था। जिस हॉस्पिटल में बिल्किस का मेडिकल हुआ, डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट को बदल दिया था। अब कार्रवाई होनी थी बड़े अधिकारियों पर। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को बचाया था और डॉक्टरों ने रिपोर्ट भी बदली थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कई डॉक्टरों और पुलिस के अधिकारियों के नाम भी लिखे और रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया। केस की सुनवाई सबसे पहले गुजरात के सेशन कोर्ट में हुई, जहां 12 जून 2004 को 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। सभी आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की कि ये केस झूठा है। इसके बाद बिल्किस बानो के ऊपर कई नेताओं ने और बड़े अधिकारियों ने दबाव डाला कि वह केस को वापस ले ले। अपने ऊपर बढ़ते दबाव को देखते हुए बिल्किस बानो ने कोर्ट में गुहार लगाई कि इस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने बिल्किस बानो की बात को समझा और केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। करीब 4 साल केस की सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट में चलती रही। उसके बाद 4 जनवरी 2008 को मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी 11 आरोपियों को आजीवन कारावास। इसके साथ साथ कोर्ट ने डॉक्टर्स और कुछ पुलिस वालों को भी उम्र कैद की सजा सुना डाली। यानी कि मुंबई हाई कोर्ट ने गुजरात सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, साथ साथ डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। राहत के तौर पर हाई कोर्ट ने बिल्किस को 50 लाख रुपए और परिवार के किसी भी 2 लोगों को सरकारी नौकरी देने का फैसला सुनाया। अब टोटल आरोपी हो गए 16, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि इनकी सजा को कम किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है। कुल मिलाकर अब तीनों कोर्टों ने फैसला सुना दिया था कि आरोपी जिंदगी भर जेल में ही रहेंगे। फिर शुरू होता है बीजेपी नेताओं का खेल। आपको बता दें, हम किसी पार्टी के ना तो समर्थन में है ना ही उनके खिलाफ हैं। ये सरकार महापुरुष और दैविक होने का दावा तो करती है, पर क्या सच में ये लोग उत्तराधिकारी हैं या बिल्कुल भी नहीं हैं? अब समझिए, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन और स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह किसी भी दोषी की सजा को कम कर सकता है। बस शर्त यह है कि दोषी के ऊपर 2 से कम हत्या का मामला दर्ज हो। देशभक्त सरकार और जाबाज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 15 अगस्त 2023 को सभी 11 आरोपियों को रिहा कर दिया, वो भी बिना कोर्ट को बताए। इसमें आम जनता के प्यारे भूपेंद्र भाई पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल रहे। सभी आरोपी रिहा होने के बाद जब गांव पहुंचे तो वहां उनका अनेक जिलों से आए एमएलए और अनेक मंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों की मालाएं पहनाई गई। कई मीडिया चैनल ने तो इनकी तुलना देशभक्तों से कर डाली, जिसमें खास तक की अहम भूमिका रही। इसमें भांड भास्कर जैसे अखबार भी शामिल रहे। संविधान का पालन करने वाले नेता और अपने भाषणों में साक्षात प्रेम बरसाने वाले गृह मंत्रियों को हल्का सा भी यह अंदाजा नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। आभास होता भी कैसे? आप सबके लाड प्यार में वो इतने मगन है कि संविधान को ही भूल गए। जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता चला कि सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री से ये सवाल किया कि 11 आरोपियों को क्यों छोड़ा गया है। अब मुख्यमंत्री को अपनी जान बचानी। मुख्यमंत्री के लिए ये केस एक खेल था, यानी कि केस एक फुटबॉल है। मुख्यमंत्री ने आओ देखा न ताओ फुटबॉल को गृह मंत्रालय के पासे में फेंक दिया और कहा कि ये फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है, यानी कि अमित शाह और पीएम मोदी पर सीधा निशाना। अब गृह मंत्रालय के देवता तो सभी को दर्शन नहीं देते। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द वापस जेल में डाला जाए। आरोपियों को 14 दिन का समय दिया गया है। 14 दिन बाद सबको जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने शब्दों में कहा कि 11 आरोपियों के पास 2 हफ्ते का समय है सरेंडर करने का। 2 हफ्ते में हर हाल में सरेंडर करना होगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये भी कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं कर रही है। ऐसे में संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर सरकार ऐसे फैसले लेती है तो। एक सामान्य आदमी के नाते अगर देखा जाए तो देश को संभालने वाले प्रधानमंत्री ने इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया? शायद हो सकता है प्रधानमंत्री को पता ही ना हो। ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री कहीं बिजी हो और गृह मंत्रालय ने मजाक में ये फैसला ले लिया हो। क्या सही है क्या गलत है ये सोचना आपका काम है। हमारा काम है आप लोगों तक सच्चाई लेके आना। इस केस के बारे में हमने जो डिटेल्स आपको बताई हैं वह बहुत ही कम है। इससे ज्यादा चीजें और भी रही हैं जो छुपा दी गई हैं। ये थी आज की कहानी।
फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे अब जाना होगा, बाय।